नमस्कार। बीच बहस में आमतौर पर सामाजिक मुद्दों पर हम आपके साथ रूबरू होते हैं और समाज के जिस पहलू को हम उठाते हैं उसके एक्सपर्ट्स को कोशिश करते हैं हम आपके सामने लाने के लिए, ताकि वो चीज़ों को समझा सकें, बता सकें और आपको चेता सकें। पूरे मुल्क में जो सारा कुछ हो रहा है उसके वजह से प्रभाव दुष्प्रभाव, उसके बारे में आपको भी जानकारी मिले, आपके परिवार को भी जानकारी मिले। हमारे आम जीवन में प्लास्टिक ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। चाहे वो बैठने की कुर्सी हो या खून चढ़ाने के लिए पाइप हो या उसका बोतल हो, सब जगह जहाँ नज़र जाएगी वहाँ प्लास्टिक सिर्फ पानी से बचाव के लिए नहीं है। प्लास्टिक के पैकेट में लोग दूध भी ले जाते हैं और कहीं कहीं जो टपरी से चाय मिलती है वो गर्म चाय प्लास्टिक में डाल करके अपने ऑफिस पे ले जाते हैं, अपने दुकान में ले जाते हैं, वहाँ बांट करके पीते हैं। सब्जी खरीदने जाएं तो प्लास्टिक चाहिए, कुरकुरे खाएं तो प्लास्टिक चाहिए, सब जगह प्लास्टिक चाहिए। पूरी दुनिया ने प्लास्टिक के इस प्रभाव दुष्प्रभाव को समझा और उसके हिसाब से प्लास्टिक को हमारे जीवन के गतिविधियों में कम करने की कई बार कोशिश की गई। झारखंड में भी, रांची में भी, देश में, दुनिया में ये बात कुछ बन नहीं रही है और पूरा का पूरा कवायद इस बात का है कि आदमी की आयु बढ़ाई जाए। पूरी की पूरी कवायद में इस बात पर जोर है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहे, कम से कम बीमार पड़े। लेकिन यह जो चीज़ है प्लास्टिक, यह गजब की चीज़ है। अब तो लगता है कि जैसे मोबाइल के बगैर जीवन नहीं है, वैसे प्लास्टिक के बगैर भी शायद जीवन नहीं है। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में भारत भूषण चौधरी जी हैं, जो इंडियन ऑयल में डायरेक्टर विपणन रह चुके हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ डॉली कृष्णन है, जो इसी पर शोध कर रही हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। आपका भी स्वागत है डॉली। तो आप ही से शुरू करते हैं। ये प्लास्टिक जो आप लोग ऑयल निकालते हैं, तो प्लास्टिक की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताएं। तो प्लास्टिक की उत्पत्ति कैसे होती है? आज चूँकि विषय ये है कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव क्या है, उसको कैसे कंटेन किया जाए, तो उससे पहले मैं जस्ट ब्रीफली ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम दुष्प्रभाव उन्हीं चीज़ों का खोजने की कोशिश करते हैं या उसको मिटाने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों का प्रभाव बहुत बढ़ गया हो जी। तो प्लास्टिक का प्रभाव बढ़ा क्यों, कैसे? 1950s में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 450 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है और करीब करीब हर साल इसमें 10% की वृद्धि होती है और 2050 आते आते ये अनुमान है कि ये 800 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। प्लास्टिक ने, जैसा कि आपने बताया, करीब करीब हर एक मटेरियल को रिप्लेस कर दिया है। लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, ग्लास और हर चीज़ में जो है ये तांबा, कांसा, इस लगभग सब चीज़, तांबा, कांसा भी, मिट्टी के बर्तन जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, पकाए हुए या कच्चे। और उसका कारण ये रहा है कि ये सस्ता है, सुलभ है, इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दूसरी चीज़ों में नहीं मिल सकते हैं। जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं, ओपेक बना सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप में ढाल सकते हैं, जिसमें कि दूसरे मटेरियल्स को ढालना बहुत ही मुश्किल होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। एक्सपेंसिव तो होगा ही, कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मल्टीपल यूजेस हैं इसके, मतलब आप फर्नीचर में, पेंट में, फ्लोरिंग में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, हर जगह इसका पानी सप्लाई के जो पाइप हैं या जो बोरिंग से पानी निकाल रहे हैं उसमें पाइप में, हाउस कंस्ट्रक्शन, दरवाजे, खिड़की, सब जगह इसका इस्तेमाल हो गया है। और इसको रिवर्स करना उतना ही शायद मुश्किल या असंभव है जितना कि हम बिजली का इस्तेमाल न करें। अगर कोई कहे कि अब हम लोग बिजली का इस्तेमाल कम कर दें तो वो संभव नहीं है और इसलिए उसके भी उपाय ढूंढे जा रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी वर्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमें कम ही सफलता मिली है। तो प्लास्टिक, लेकिन इसके बहुत सारे खतरे भी हैं और खतरे जो हैं वो बेसिकली 2 चीज़ों से है।
एक तो इससे जो उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, वो जैसे सभी फॉसिल फ्यूल के साथ है, वो इससे बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा इसका डिस्पोजल जो है वो बहुत मुश्किल है। आपने सवाल पूछा कि ये बनता क्यों है, कहाँ से बनता है। तो प्लास्टिक्स मोस्टली ऑलमोस्ट 98% 97% आज के दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो सबसे लाइट वाला कट होता है, नैफ्था का या इवन गैस, जिसके बाद हम लोग पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, उस कट का इसको इस्तेमाल किया जाता है। और करीब करीब 10% पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने बन रहे हैं आजकल, जितना एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उससे उसका इस्तेमाल प्लास्टिक्स में हो रहा है। जैसे आज दुनिया में करीब 4400 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम की खपत है, तो उसमें जो है 10% करीब 450 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो प्लास्टिक्स बन रहा है। ये रेशियो पहले नहीं था, आज से 30-40 साल पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक्स का हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, वैसे वैसे पेट्रोलियम का जो है इस्तेमाल इन पर्पसेस के लिए जो है ज़्यादा होने लगा है। एक डेटा और बता दूं कि पेट्रोलियम का करीब 5% हिंदुस्तान यूज़ करता है पूरी दुनिया में। प्लास्टिक का भी करीब उतना ही हम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि हमारी आबादी 18% है दुनिया की आबादी का करीब, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सिर्फ 5% करते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में आज एवरेज पर पर्सन पर ईयर प्लास्टिक का कंजम्पशन करीब 24 किलो है। एवरेज एक व्यक्ति साल भर में 24 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है अलग अलग तरीक़ों में, जिसमें कि कॉमन भी है। अगर मान लीजिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ बन रही है, सब लोग यूज़ करते हैं, तो उसको पर कैपिटा में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में हम सिर्फ 5.2 kg है, मतलब वर्ल्ड के एवरेज से हम बहुत कम हैं। और जाहिर है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, वो एवरेज से कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल के जो पैदान है उस पर बहुत नीचे है बाकी चीज़ों की तरह। मैंने हम इस बात से खुश हो सकते हैं दुष्प्रभाव हम पर कम पड़ेगा तत्काल। नहीं वो नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कम है, हमारे पास पानी कम है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। दुष्प्रभाव और हमारे पास में डिस्पोजल के तरीके नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। जहाँ पे अवेयर हैं, आप जाइएगा दूसरे देशों में तो वहाँ पे आपको कहीं प्लास्टिक बाहर में मिलेगा नहीं, उसको ढंग से डिस्पोजल करते हैं। हमारे यहाँ तो जानवर और गाय खा के कितनी गायें मरती हैं, जो कि अपने यहाँ तो गिद्ध मर गए, गिद्ध बचाओ अब अभियान चल रहा है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि मरी हुई गाय का खाया और उस प्लास्टिक से वो गिद्ध मरने लगे और गिद्ध मर गया, तब गिद्ध बचाओ अभियान चल रहा है। डॉली, ये आप जो शोध कर रही हैं, शोध के पीछे आप मतलब ये शोध आपके दिमाग में आया कैसे कि इस पर हम शोध करें? देखा जाए तो सर इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। जैसे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर देखें तो हमेशा अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ह्यूमंस ने कुछ ना कुछ इन्वेंशन करे हैं। जैसे आपका पहले स्टोन एज था, पत्थरों से सब कुछ बनाया उन्होंने, फिर धीरे धीरे कॉपर, कांसा, फिर आयरन एज, और इस एज को प्लास्टिक एज बोला जा रहा है। ये बहुत ही मतलब ये पहला ऐसा पूरी तरह आर्टिफिशियल पॉलीमर था जो एक ह्यूमन मेड था। और इसकी भी स्टोरी बड़ी अजीब है कि प्लास्टिक आया कैसे पहले। तो पहले के टाइम में लोग बिलियर्ड्स गेम खेलते थे, और बिलियर्ड्स बॉल जो बनती थी वो हाथी के टस्क से बनता था, और हाथी की संख्या कम होने लगी। तो जो कंपनी बनाती थी बिलियर्ड्स बॉल, उसने कहा कि अगर कोई पॉलीमर बना सकता है, कुछ इसका कुछ बना सकता है तो सामने आए। तो सर हयात जो थे उन्होंने सबसे पहला बिलियर्ड बॉल बनाया, वो भी सेमी सेलुलोज और कैम्फर मिला के उन्होंने बनाया, सेमी पॉलीमर था वो, और उसको कहा जाता है पहला प्लास्टिक। कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी ही सुविधा के लिए कुछ ना कुछ जनरेट करता है। और उसके बाद बैकेलाइट आया, जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रॉपर प्लास्टिक आया। तो ये तो बहुत, उसके बाद जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ प्लास्टिक को लेके, एक गरीब आदमी जो कि एक सोफ़ा नहीं खरीद सकता था, जो कि वो लकड़ी का बना हुआ है और उसको बहुत महंगा पड़ता, वो अब चौकी नहीं खरीद सकता है। हाँ, चौकी की जगह पर वो अपना ले आया। हाँ बिल्कुल, नहीं खरीद। तो इसको गरीब आदमियों का पॉलीमर कहने लगे। और पहले आप देखें तो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान सारे प्लास्टिक के जितने भी पॉलीमर्स हैं वो बनाए गए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में।
और जो कंपनी जो थी आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो इस सारी इंडस्ट्री को उन्होंने बैठाया, आर्मी की जैकेट बनती थी, पैरासूट बनता था, नायलन की डिस्कवरी हुई, सभी चीज़ें वॉर के बीच में हुई। तो जब वॉर ख़त्म हुआ तो ये इंडस्ट्रियों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि ये इंडस्ट्रीज़ क्या करें। वॉर तो ख़त्म हो गया, उन्होंने देश के लिए लड़ा, अपने सारी चीज़ों के लिए लड़ा उन्होंने, उसके बाद इन इंडस्ट्रियों का क्या। तो ये तो उनके लिए वॉर ख़त्म होना उनके लिए घाटे की बात थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम आम आदमियों के लिए सामान बनाने लगेंगे। इतना प्रचलित हो गया ये 1900s में, लास्ट में मतलब 20वीं सदी में इसका इतना प्रचलन हो गया कि लोग संभाल नहीं पाए। आज भी फिर अब लोगों को इस एरा में 21वीं सदी में दिख रहा है कि ये प्लास्टिक पॉलीमर 200 साल के अंदर ही 150 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं ये कतई वो नहीं बोल रही कि ये प्लास्टिक कोई ख़राब इन्वेंशन है, बहुत अच्छी इन्वेंशन थी, लेकिन इसका मिसमैनेजमेंट जो है ये तकलीफ़देह है। और लोगों को कहा जाता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जो कुछ उसमें से रिसाइक्लेबल होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ 9% ही प्लास्टिक जो है जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये भ्रम है कि आप प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाएंगे। तो ये भी समस्या थी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसको रिसाइकिल कर लिया जाए। बट जो डेटा सामने आ रहा है, जो भी रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं सामने, उसमें कहा जा रहा है सिर्फ 9% ही आप रिसाइकिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2050 तक समुद्र में जितनी मछलियां हैं उससे दुगनी मात्रा में आपको प्लास्टिक्स मिलेंगे। जगह जगह ओशंस में, महासागर में ग्रेट गार्बेज पैच बन गया है, जहां पानी की मूवमेंट कम होती है और वहां पे प्लास्टिक का जमाव बढ़ गया है। और सारे देश परेशान हैं और वो किनका है, नो मैंस लैंड जैसा है। और बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत खर्चा पड़ रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको साफ़ करने के लिए। तो या तो दो ही सॉल्यूशन नज़र आता है, या तो आप गंदगी ना करें या उसको ढंग से मैनेज करें, या आपके पास कोई मजबूत उपाय हो कि आप वहाँ से कचरा साफ़ कर सकें। वो धीरे धीरे सभी प्रशांत महासागरों में घूम रहा है। तो इससे मुझे थोड़ा लगा कि अरे ये हमारे पास कितना प्रॉब्लम है। जब इंडिया का डेटा देखा तो हमारे पास, जैसे सर ने कहा, एकदम सही कहा, हमारी खपत प्लास्टिक की कम है, लेकिन विजिबल प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, सामने दिख रहा है। हम लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, बाकी देश उसको मैनेज कर पा रहे हैं, पर हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी बाहर निकलेंगे तो आपको जगह जगह कूड़ेदान में प्लास्टिक एक जगह एकत्रित मिलेगा। हमारी गाय खा रही है, जैसा आपने कहा। तो ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसके साथ ही एक और समस्या उत्पन्न होकर आ रही है, वो है माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक। उसमें पहले दो चीज़ें हैं। एक तो गाय खा रही है, गाय खाने के पीछे आपने उसका घास छीन लिया, शहर में लाके गाय पाल रहे हैं और रोड पर छोड़ दे रहे हैं। तो खाने के लिए जब भूख लेगी तो करेगी क्या? आपने तो छोड़ दिया, जाओ खा करके आओ, हमारा काम दूध निकालना भर है। तो ये भी हम मैनेज कर सकते थे। निगम, पंचायती निकाय जो हैं, सबसे मिलकर मैनेज चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है कि इसके लिए एक नया अभियान शुरू करो, जैसे गिद्ध बचाओ अभियान चल रहा है। अरे भाई, गाय को प्लास्टिक खाने ही नहीं दो। वो जो कूड़ा का डब्बा है, कूड़े के डिब्बा को इस ढंग से रखे को पलट नहीं सके, घूमे नहीं रोड पर, रास्ते निकल सकते हैं। रास्ता अगर निकालना चाहे तो रास्ते निकल सकते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन हम इस बात से खुश हो लें कि 9% ही हमारे पास खपत है, तो ये बात हमको लगता है कि चिंतनीय इसलिए ज़्यादा है कि हमारा जो एक्सपोज्ड प्लास्टिक है वो नालों को जाम कर रहा है, नदियों में जा रहा है, खेतों में जा रहा है। तो खेतों की उर्वरता खत्म हो रही है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, और जीव जानवर से लेकर के आदमी तक जिस ढंग से इस्तेमाल कर रहा है प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक के बारे में तो है ना, प्लास्टिक के बोतल के बगैर पानी अब नहीं है। हाँ, बिल्कुल। गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी के पास वो प्लास्टिक के बोतल में ही पानी है। कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दिया, जो बहुत हायर कैटेगरी में चले गए हैं लोग। तो वो पानी हम जो पी रहे हैं, सर्टेन टेम्परेचर में वो मेंटेन नहीं है, तो उसका तो नुकसान हमको झेलना ही पड़ेगा। अब हम आपसे ये जानते हैं, आपको शोध का ख्याल कैसे आए, कैसे कि इस पर शोध किया जाए? इस पे जब मैंने देखा कि प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मेनली जो सूक्ष्म प्लास्टिक है, बाकी मेजर प्लास्टिक जो आपको दिख रहा है आप चुन बिन के हटा सकते हैं, मैनेजमेंट की बात है, जैसे आपने वो तो कूड़ा चुनने वाले हैं तो उठा लेके जाते हैं। लेकिन उन सूक्ष्म प्लास्टिक का क्या, जो 5 मिलीमीटर से छोटे हैं, जिनको आप चुन बिन नहीं सकते, वो मिट्टी में समा जा रहे हैं, नदियों में समा जा रहे हैं, हमारे टैप वाटर में भी आ रहे हैं। तो फिर ठीक है भाई, वो हमारे शरीर में आ जा रहा है, हम लोग पीने के बाद वो आंतों में सोखा जा रहा है।
और क्या उससे क्या परेशानी हो रही है, इस पे रिसर्च किया गया और चल भी रही है। 2006 से स्टार्ट हुआ है माइक्रोप्लास्टिक पे रिसर्च। और ये सूक्ष्म प्लास्टिक जो है बच्चों में अगर बच्चे खा ले रहे हैं तो उनकी बुद्धि जो है मंद होती जा रही है, मंद बुद्धि होती है वो बढ़ते जा रही है। स्पेशली मेल चाइल्ड में ये देखा गया है, ये रिसर्च प्लास्टिक है। तो वो खाते नहीं है, प्लास्टिक में आई हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो उससे हाँ। जो कंटेंट उनको जा रहा होगा। बिल्कुल, प्लास्टिक में आप देखिए प्लास्टिक के छोटे सूक्ष्म रूप जो हैं खानों के कण में मिल जा रहे हैं और वो शरीर में आ जा रहा है। और शरीर में वो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जो हैं वो आंत सोख ले रही है। आंत सोखने के बाद दिमाग में जाती है खून के द्वारा, और वो देखिए ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाते हैं, प्लास्टिक भी उसको क्रॉस कर दे रही है और ब्रेन डैमेज कर रही है। तो ये प्लास्टिक के सूक्ष्म रूप जो हैं ये भी एक घातक समस्या है। आजकल प्लास्टिक जैसे आपने कहा सस्ता है, कलरफुल है। बच्चे पहले हमारी माताएं जो थी स्टील के बर्तनों में, स्टील टिफ़िन में खाना देती थी, लेकिन आजकल की माएँ जो है ये सब पे ध्यान नहीं देती। बच्चा जिस पे हाथ रखता है वो टिफ़िन बॉक्स खरीद लेती हैं, बड़ा सुंदर क्यूट सा लाल पीला नीला। उसमें हमें ये पता है हमारी कि गरम खाना, गरम चीज़ें से प्लास्टिक गलती है। तो उस प्लास्टिक में अगर आप खाना डालते हैं तो उसका जो पहली परत है वो प्लास्टिक उस खाने में समा जाती है। अब बच्चे उसको खा ले रहे हैं और इसके चलते जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है उसमें उसके दिमाग पे एग्रेशन बढ़ा रहा है। ये रिसर्च में सामने आए हैं, 2008 में ये बात ही सामने आई है। और काफ़ी यहाँ से फिर मुझे चिंता का विषय लगने लगा कि हम जो सामान यूज़ करते हैं उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट है। तो अब आपने शोध के लिए सोचा। हाँ बिल्कुल। हाँ भारत भाई, जैसा ये हम जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब स्टील आया बड़े पैमाने पर तो उसने कई चीज़ों को रिप्लेस किया। एल्युमिनियम को भी रिप्लेस किया, तांबे को भी रिप्लेस किया, कांसे को भी रिप्लेस किया। उस समय भी आया था कि इसमें आयरन कंटेंट इतना चला जाएगा जिससे कि आदमी को शरीर को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तब फिर लोग जो समर्थ लोग थे वो कांसे पर लौटने लगे, पीतल पर लौटने लगे, तांबे, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, वो सिर्फ अपवाद है। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सचमुच में बैलेंस्ड बना करके चलने पर जो हम बात करें, प्लास्टिक कंटेंट पर जब बात करें, एक तो है कि कूड़े वाले या कूड़ा वालियाँ वो चुन करके ले जाती हैं, चुन करके ले जाके बेचती हैं, लेकिन वो प्लास्टिक से इतना उनका बैग भर जाता है कि उनको आमदनी उसमें बहुत कम होती है दूसरे कूड़े की तुलना में, है ना। तो वैसी स्थिति में मैनेज कैसे हो सकता है, चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहिए, जैसे उन्होंने टेम्परेचर की बात की, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर प्लास्टिक के किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करते हैं, खाने का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी हम लोग जो नहाते हैं, अब तो हर घर में लगभग प्लास्टिक का ही पाइप है, गर्म पानी भी उसी से जा रहा है, ठंडा पानी भी उसी से जा रहा है, तो वो पानी का कंटेंट पीने का भी जो है हम उसी से ले रहे हैं। तो ये मैनेजेबल हो सकता है क्या? हम आरओ में डाल देते हैं, आरओ में डाल देने से हमारा प्लास्टिक मैनेज हो जाएगा क्या? थोड़ा सा ये इस पर हम जानना चाहें। देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि प्लास्टिक आया कैसे, पॉपुलराइज कैसे हुआ, हम कैसे उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, उसका अंत कैसे होता है। और वो बहुत ही डिफरेंट है प्लास्टिक के लिए। जैसे बाकी जितनी मटेरियल्स की हम लोग बात करते हैं, लकड़ी हो, लोहा हो, दूसरे मेटल्स हो, एल्युमिनियम हो, वो बायोडिग्रेडेबल है और वो 5, 7, 10 साल में वो उसका डिग्रेड होके मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो 100 से 400 साल लगता है जिसको डिग्रेड होने में। अगर उसको हमने कहीं डाल दिया तो वो 100 साल तक करीब करीब उसी स्थिति में रहेगा। और इसके नुकसान क्या होंगे कि वो जहाँ भी रहेगा, अगर ज़मीन पे है तो वो ज़मीन की उर्वरकता को समाप्त करेगा। जो पानी हमने तो जो तालाब बनाए, तालाब का पानी रिस्क, चूँकि यहाँ मिट्टी जो है बहुत पोरस मिट्टी है, तालाब का पानी रिस्क करके नहीं चला जाए, इसलिए हमने एक परत डाल दी प्लास्टिक की मछली पालने के लिए, ताकि पानी उसमें लगा रहे। तो वह भी तो अंतर नुकसान है। वो तो नहीं, वो तो फायदे की चीज़ है कि हम पानी को रोक के रखना चाहते हैं जहाँ हमारी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे अनवांटेड प्लास्टिक हमने सब जगह फेंक दिया, वो उस पानी को अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं हो रहा। प्लास्टिक जब पुराना, जैसे इन्होंने बताया कि प्लास्टिक जब माइक्रो में जाता है या धीरे धीरे, जैसे आप फ्रेश बॉटल में पानी खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है मेंट फॉर ओनली 1 यूज़। जब नया है तो उसका जो म्यूनिसिपल पार्टिकल्स है वो पानी में नहीं घुल रहा है।
लेकिन जैसे जैसे पुराना होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और वो घुलने लगेगा। गर्म कर दीजिएगा प्लास्टिक बॉटल्स को रूम टेम्परेचर पे ठंडे में रखिए, लेकिन अगर आप उसको गर्म कर देते हैं तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है और वो मॉलिक्यूल्स जो है केमिकल्स हैं और केमिकल्स आपको हार्मफुल होगा जिस तरीके से भी जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक हम जहाँ तहाँ भी रखेंगे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, 300-400 साल उसको लगता है, तो हम उसको फिर क्या करें? तो या एक तो उसका तरीका है कि रिसाइकलिंग, लेकिन रिसाइकलिंग में एक तो है कि हर एक हो नहीं सकता है, दूसरा है कि रिसाइकलिंग ज़्यादा खर्चे वाला है। आप नया प्लास्टिक जितने में खरीदते हैं, आपका रिसाइकिल प्लास्टिक अगर उससे ज़्यादा महंगा होगा, या रिसाइकिल प्लास्टिक जो है वो अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, उससे उत्सर्जन ज़्यादा होता है, उससे कार्बन अगर ज़्यादा और रिलीज होता है तो फिर फ़ायदे की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग देख रहे हैं जो वर्ल्ड का डेटा है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन और प्लास्टिक का जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो कॉजेज़ हैं, उसका करीब 6% प्लास्टिक्स कंट्रीब्यूट करता है। जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, हम लोग दूसरे एरिया में तो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ला रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, उसका खपत बढ़ती ही जा रही है। ये अगले 20 साल में बढ़कर अभी के 6% से 9% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो हम उस पर बात करें। डॉली, आप जो रिसर्च की उस रिसर्च में आप क्या पाई? रिसर्च में खास करके जो अब तक जो आपने देखा है वो थोड़ा बताइए दुष्प्रभाव के बारे में। जैसे कि मेरा जो रिसर्च का काम है वो सुवर्ण रेखा की मछलियों पर है, स्पेशली आपकी जो मांगुर मछली है, जो यहाँ की इंडिजिनस वैरायटी है, उस पे प्लास्टिक का प्रभाव, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड हंगर से भी ग्रसित है, तो हंगर प्रोन क्षेत्र में वो मछली जो है कीचड़ में भी जिंदा रहती है, तो उन्हें प्रोटीन की मात्रा मिली। अब कहाँ कीचड़ में मिलती है, अब तो तालाब में इसीलिए उसको रोकने के लिए खेतों में मिलती थी जब धान कटनी होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे झारखंड की स्टेट मछली है नहीं, हम लोग उसको अनाउंस करने में लगे हुए हैं। पीएचडी मेरी जो है उससे संबंधित है, और उस पे क्या दुष्प्रभाव हो रही है प्रदूषण से, प्लास्टिक से, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। तो अभी तक हमने जो देखा कि हमें उस मछलियों के टिश्यूज में हमें प्लास्टिक के कण मिलने शुरू हो गए, यहाँ तक कि सुवर्ण रेखा के पानी में हमें माइक्रो प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। और कांके डैम पे भी रिसर्च कर रखा है हम लोग ने, पर लीटर हमें 200 से 300 माइक्रो प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं, और ये बहुत ही घातक समस्या है। तो उसको जब पानी को फिल्टर करते हैं, फिल्टर का जो प्रोसेस है उसमें खत्म नहीं होता है वो? नहीं बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपने स्पेशल डैम के पानी को किया कि डैम का पानी जो सप्लाई होकर घरों में आता है उस पर किया? डैम के पानी को किया, उसके पूरे डैम के जो पेरीमीटर है उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वगैरह पॉइंट से स्टेशन हमने क्रिएट किए और वहां से वाटर को कलेक्ट किया। नहीं, प्रोसेस करके जो पानी घरों में आता है? नहीं, डैम से हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया, और जगह जगह स्पॉट से हमने कलेक्ट किया, और उसको हम लोग ने देखने की कोशिश करी, और वहाँ पे हमने देखा कि माइक्रो प्लास्टिक्स हमें मिल रहे हैं, इतने सूक्ष्म, आपको माइक्रोस्कोप में वो दिखते हैं। और वो उसमें से माइक्रोप्लास्टिक के भी बहुत टाइप हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जैसे फाइबर है, फोम है, पेलेट है, शीट है, इससे पता चलेगा कि ये प्लास्टिक का कण किस प्लास्टिक के आइटम से आया है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल से जो आता है वो होता है प्लास्टिक फोम या माइक्रोप्लास्टिक फोम या शीट्स मिलते हैं, और फाइबर जो मछली पकड़ने वाले जो जाले हैं आजकल वो भी प्लास्टिक के आ गए हैं दुर्भाग्यवश, और तो वो फाइबर के रूप में मिलता है। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि गंदगी किन चीज़ों को फेंकने से हो रही है। प्लास्टिक जो कुरकुरे के पैकेट्स आपने बोले, वो भी उससे आपको फोम, पेलेट, ये सारी चीज़ें माइक्रोप्लास्टिक के कण आपको मिलते हैं। तो इससे हम लोग ये पता लगा पाए हैं अभी तक कि उस डैम में हम लोग क्या क्या फेंक रहे हैं। जैसे रिलीजियस डिस्कार्ड भी है, छठ के टाइम में लोग अगरबत्ती ले जाते हैं तो कवर जो है वो प्लास्टिक का होता है। मतलब अभी है ज़रूरत कि ये सब, इस शोध से पता चल रहा है हमने आखिर ये जो कांके डैम है कैसे, किन चीज़ों से गंदा कर रखा है, ये हमारे शोध में सामने आया। जैसे कि पूरे झारखंड, पूरे रांची की बात करें तो 3 डैम पे हम लोग आश्रित हैं, रुक्का डैम, कांके डैम और आपका हटिया डैम। तो ये अगर कांके डैम को हमने अभी स्टार्ट किया है, हम अभी बाकी दोनों डैम्स पे भी जाएंगे। धुरवा डैम का भी पानी हमने कलेक्ट किया है पिछले ही सप्ताह।
कांके डैम में ये समझ में आया है कि 4 लाख लोगों को पानी कांके डैम देती है, लगभग 3 से 4 लाख लोगों को। और उसमें अगर आपको पर लीटर 200 से 300 प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं तो ये गंभीर समस्या है। और मैं ये सवाल कर रहा था भारत भाई, आपसे भी ये सवाल है कि हम उसको पानी को जो प्रोसेस करते हैं घरों में सप्लाई करने के लिए, तो उसमें वो प्लास्टिक का कण नहीं वो ये हटता है? नहीं हटेगा। वो इतने छोटे कण है कि उसको साधारण तौर से फिल्टर करके आप नहीं हटा सकते हैं। उसको फिर आरओ में जाने के बाद भी डिस्टिल नहीं। आरओ में बेसिकली क्या है, फिल्टर ही रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस से। एक तरफ से प्रेशर बिल्ट होता है, दूसरी तरफ से पानी निकलता है। तो उन कण को नहीं, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनको नहीं निकाला जा सकता है। तो जो मछलियां हम खाएंगे उन मछलियों के खाने से भी हम पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सर। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मनुष्य पे माइक्रोप्लास्टिक का इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मछलियों के ही द्वारा हो रहा है। अच्छा। और हम लोग पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे हैं मछली एक्वाकल्चर में। तो हम लोग के लिए गंभीर समस्या है। हम तो आग में जलाते हैं, बॉयल करते हैं, पकाते हैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जो बहुत छोटे कण के हो जाते हैं तो वो जल भी नहीं पाते हैं, उसको बड़ा दिक्कत होता है, पकाने पे भी वो पूरी तरह पकेगा नहीं। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई में हम फिल्टर क्यों ना लगा दें, तो वहीं पे शोध की ज़रूरत है। जैसे बाकी कंट्रीज में एक नया फिल्टर के लिए हाइपोथेसिस दिया गया है कि हम ऐसा फिल्टर जगह जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम ये लगा लेंगे जिससे माइक्रोप्लास्टिक के कण फिल्टर होके मतलब वहीं रह जाएं और शुद्ध पानी आए। तो इसकी बात यहाँ पे भी चल रही है। हम लोग यहाँ के वाटर सप्लाई इंजीनियर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। हम लोग ने प्लांट विजिट किया है और ये बात हमने रखी है। सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कि आप एक फ़िल्टर लगाइए जिससे हमें ये जो टैप वाटर है वो भी शुद्ध मिले। साथ ही साथ सर मैं बताना चाहूँगी कि हमने घरों में जो कांके डैम का पानी आ रहा है उन सभी घरों के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि उसमें भी हमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है। वही जी तो वो भी मिला है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक चीज़ दोनों से जानना चाहेंगे हम, वो ये कि ये शरीर में घुल रहा है तो शरीर में सिम्टम्स के रूप में डॉक्टर्स को मिल सकता है क्या? पैथोलॉजी टेस्ट में कुछ मिल सकता है क्या? ये एक सवाल है। इसमें पेशेंट्स में देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट का मेल फंक्शन, ये सारी चीज और कैंसर। ब्लड जब हम करते हैं तो ब्लड से पता चलता है क्या कि हाँ उसमें प्लास्टिक घुला हुआ है? नॉर्मल ब्लड टेस्ट में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके अलग से ब्लड टेस्ट आए हैं जिनमें कि ये पता चलता है कि आपका ब्लड कंटेमिनेट हुआ है। सर इसके लिए बहुत सारे किट अभी डेवलप होने शुरू हुए हैं, वो काफ़ी प्रिलिमिनरी अवस्था में है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी सिर्फ शोध के लिए ही अवेलेबल है कि ये कितनी समस्या गंभीर है, आखिर इससे क्या घातक समस्या आ रही है उसको जानने, उसी पे भी शोध चल रहा है जो कि अभी कुछ सालों तक चलेगा। उसके बाद लोगों को किट प्रॉपर अप लेवल की कराई जाएगी, उम्मीद है। जैसे कि अभी तक जैसे ब्लड में हम लोग ने देखा है कि अब शोध में देखा है, हमने नहीं, तो जो प्लास्टिक है उसके कण के चारों तरफ प्रोटीन का एक सर्कल बन जा रहा है और थक्के जैसा खून में, उसके बहाव में, रक्तचाप में दिक्कत कर रहा है, जिसको कोरोना फॉर्मेशन बोलते हैं। और वो डिटेक्ट हुआ है प्लास्टिक बैग्स के थ्रू भी। कुछ जगह पे ये शोध किया गया कि प्लास्टिक बैग से जो खून चढ़ाते हैं वो प्लास्टिक बैग अगर पुरानी हो जाती है, ब्लड रखा हुआ रहता है, तो उसमें से भी प्लास्टिक के कण आ जा रहे हैं शरीर में, जो कि रक्तचाप और आर्थरोस्क्लेरोसिस की भी समस्या को उजागर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा ROS दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसकी मात्रा मतलब फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। और सबसे गंभीर समस्या है कि जैसे हमारे शरीर में वसा है, हम लोग वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ये वसा की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको ये तंग कर रहा है, क्योंकि ये वसा जैसा काम करता है। जहाँ वसा को काम करना चाहिए, ये छोटे छोटे कण वसा के मॉलिक्यूल्स के जगह खुद लग के वो काम कर रहे हैं, जिससे एंडोक्राइन डिसरप्शन हो रहा है। तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस बच्चों में, आदमियों में एग्रेसिवनेस बढ़ना, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इस हैजार्ड को अगर इस ढंग से भी देखें कि जैसे हमारे पास छाई था जो ये क्या नाम है, बड़े बड़े ताप घरों से निकलता था,
या फैक्ट्री से निकलता था, तो उसका विकल्प हम लोगों ने खोजा कि इसको रोड में डालें या ईंट बना करके घरों को बनाएं। अभी भी उस पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उसका जो ईंट का घर बना हुआ है वो अंततः बहुत नुकसान करने वाला है। जिस रोड पर आप डाल रहे हैं, छाई बना रहे हैं, उसके आसपास की ज़मीन को बहुत नुकसान करने वाला है। ये सोच तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हम कह रहे हैं कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीच में संतुलन बनाने की कोई गुंजाइश हो सकती है कि मिनिमाइज करने की और प्लास्टिक को मैनेज करने की। जैसे कि एक आप लोगों ने ही उदाहरण दिया, वो यह है कि विदेशों में बाहर नहीं दिखता है, सबसे ज़्यादा खपत है लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है। रिसाइकलिंग वहाँ कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। किसका है नहीं है मुझे नहीं पता है, विदेश में गया नहीं हुआ, आप दोनों गए हुए होंगे तो पता होगा। तो ये हम समझना चाहते हैं कि अपने यहाँ अगर झारखंड के कंसेप्ट में देखें, झारखंड तो कई मामलों में बेहतर भी है, सोने का झारखंड भी है, और गरीबी में भी सबसे ज़्यादा है, मंदबुद्धि में भी सबसे ज़्यादा है, भूख में भी सबसे ज़्यादा है, गरीबी में भी है, परेशानी में। तो यहाँ कैसे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं झारखंड के कंसेप्ट और रांची कंसेप्ट को अगर लेकर चलें? देखिए, कहीं भी जो मैनेज होता है वो फाइनल डिस्पोजल एक तो है कि सही जगह कलेक्ट हो। कलेक्शन में जो है इंडिविजुअल जागरूकता कि इसका क्या नुकसान है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से लेके जागरूकता करें। कुछ पीनल एक्शन भी हो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए कि आप यहाँ पे डाल दीजिए तो उसको हम ले जाएंगे, इकट्ठा करेंगे। तो वो चीज़ है। दूसरा, प्लास्टिक्स को इंसिनरेट भी किया जाता है, लेकिन अगर लो लेवल पे आप इंसिनरेट करते हैं, जैसे इकट्ठा करके हम जला देते हैं, तो अगर 400 डिग्री के नीचे में उसको जलाते हैं तो उसमें टॉक्सिक गैसेस बहुत निकलते हैं। फील भी होता है कि टायर जलता है या कोई प्लास्टिक जलता है, तो बहुत ही खतरनाक है वो। तो उसको तो बिल्कुल उस पर रोक लगनी चाहिए कि प्लास्टिक को कहीं भी जलाने की परमिशन नहीं हो, हेवी फाइन होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारे इस म्यूनसिपैलिटीज़ में, दिल्ली वगैरह में भी उन्होंने हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर्स लगा रखे हैं। अगर आप 800 डिग्री के ऊपर में प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं और नॉर्मल धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो वो भी एक तरीका होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। और तीसरा चीज़ है कि जिस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट को आप सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं सेफ जगह में। तो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको आप इकट्ठा करके, कंप्रेस करके, और उसको रिसाइकिल, अगर कल को एनर्जी और सस्ता हो जाता है तो हम ज़्यादा रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकलिंग में जो है उसमें हमें ज़्यादा नुकसान होता है, महंगा हो जाता है, तो कोई भी उसको कमर्शियली रिसाइकलिंग होगी नहीं। तो उसको हम इकट्ठा करके रखें, प्रेस करके लैंडफिल में यूज़ करें। ऐसी जगह पे लैंडफिल में यूज़ करें जहाँ पे कि आसपास में एग्रीकल्चर नहीं हो रहा हो, जहाँ वाटर रिचार्ज करने की सुविधा नहीं हो। आफ्टर ऑल जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हम डिस्पोज करते हैं ये भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट है। इसका नेचर यही है कि ये इम्परमिएबल है, ये पानी को अंदर जाने नहीं देगा। बाकी सॉलिड वेस्ट जो है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ये जो है वो 200 साल 300 साल तक डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसको सेग्रीगेट करके हम लैंडफिल में यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ रिसर्च ये भी चल रहा है कि इसको कुछ इस तरह के माइक्रोब्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि प्लास्टिक को खा के, जैसे आप देखते होंगे कि अगर ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र में या पानी में, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया छोड़ दिए जाते हैं जो कि उसको खा के जो है कन्वर्ट कर देता है पानी में। तो उस तरह का भी रिसर्च हो रहा है कि कुछ इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप किए जाएं जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज कर दे। प्लास्टिक को डिकम्पोज करके पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अभी इनिशियल स्टेज में है और कॉस्टली है, तो उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड जैसे स्टेट के लिए या जगह के लिए या रांची जैसे जगह के लिए अभी प्रैक्टिकल यही है कि पहली बात तो हम फर्स्ट यूज़ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, जो कि बीच में किया भी गया था लेकिन फिर से उस जो चालू हो गया है, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। बाकी पैकेजिंग मटेरियल को हम इकट्ठा कर जो रिसाइकिल हो सकता है करें सेपरेटली, अदरवाइज उसको सेफ जगह पे उसको हम ये करें, पार्टली उसको इंसिनरेट करें, बाकी को कंप्रेस करके जो है लैंडफिल में इस्तेमाल करते रहें और पब्लिक में उसको ना फैलाएं, क्योंकि पब्लिक में फैलाने से जैसे आपने बताया नालियाँ चौक होती हैं, बच्चे भी कभी कभी नुकसान होता है, जानवर जो भी होंगे, चिड़िया होगी, गाय होगी, उसको नुकसान होगा। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए पीनल एक्शन, उसके लिए कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत हो, जागरूकता फैलाना हो, तो वो अभी जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हमें करना चाहिए, वरना ये
बहुत ही नुकसानदेह होगा। एक और चीज़ जो कि लोगों को बताना चाहिए, खासकर गरीब लोग उसी प्लास्टिक को बार बार यूज़ करते हैं और खासकर खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार जो एक बार बोतल लेकर के आया, उस बोतल का जितना जब तक वो टूट नहीं जाए तब तक इस्तेमाल करते हैं। ये खतरनाक वो उतना पैसा हम नहीं बचाएं, और जहाँ तक संभव हो मेटल का या शीशे का बर्तन जहाँ तक यूज़ कर सकते हैं वो करें। स्वास्थ्य के हिसाब से तो वो सबसे ज़्यादा एडवाइसेबल है। डॉली ठीक, सर ने तो सारी चीज़ें लगभग कवर कर ही दी। मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि प्लास्टिक नहीं तो क्या, ये आज के जो युवा जो पढ़ रहे हैं अभी साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इन सभी सामाजिक समस्याओं को अपने रिसर्च टॉपिक बनाइए। जिस तरह प्लास्टिक पॉलीमर खोजा गया क्योंकि कांसे और तांबे और आयरन से हम लोग खाने को ज़्यादा दूर दिन तक रख नहीं सकते थे, ज़्यादा दूर पहुंचा नहीं सकते थे, तो हमने प्लास्टिक खोजा। तो उसी तरह आज आप लोग सबसे आग्रह है कि इस तरह के सामाजिक समस्याओं को लेते हुए टॉपिक्स को लें और इस पर शोध करें, एक और कुछ नया कुछ खोजिए जिससे प्लास्टिक के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकें। दूसरी चीज़ है कि जो जहाँ पे प्लास्टिक की ज़रूरत है बस वहीं तक यूज़ करें। जैसे पत्तल में आप जैसे जो फुचका अगर बेच रहे हैं, अगर उनके पास थर्मोकोल है या फिर प्लास्टिक की बर्तन है तो उनके पास ना खाएं, जिनके पास दोना है उनके पास खाएं। इस तरह की कुछ कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करेंगे तो बहुत समय नहीं, देखिए उसमें डिफरेंस दिक्कत ये है ना कि हम लोग कोर्ट में चाय जो आती है तो प्लास्टिक वाले कप में, कप्पी में वो 5 रुपए में देता है, और जब वो कुल्हड़ में देता है उसी कप्पी में तो 10 रुपए में देता है। तो ये जो है ना ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। जो मैंने बताया आपको कि थर्मस में भी चाय जा सकती है और एकदम पतले प्लास्टिक में भी चाय डाल करके ले जा करके वहाँ बिना थर्मस के काम चलाया जा सकता है। जी। हम झोला लेके भी सब्जी ले सकते हैं और वहाँ जा करके प्लास्टिक में लेकर के भी आ सकते हैं और प्लास्टिक को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मूल सवाल ये है कि जो शिक्षा होनी चाहिए प्लास्टिक का इस्तेमाल, मिनिमम इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रह गई है, इसलिए कि आपके घर में प्लास्टिक ऐसे बिछ गया है, ऐसे घुस गया है, ऐसे पहुंच गया है, आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। अब पानी के पाइप को पूरा उजाड़ करके तो आप नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने जो पाइप शुरू में लगाया है वो CI/GI पाइप लगाए, अब न CI है न GI है, गवर्नमेंट का अपना चल रहा है, लोग अपना प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें इतना बढ़िया बना है कि गर्म पानी भी आ रहा है, ठंडा पानी भी आ रहा है, जंग लगने का खतरा नहीं है, लीक करने का खतरा नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बीच से हम लोगों को कैसे इन चीज़ों को समझाएं। आपने कहा कि भाई प्लास्टिक के चीज़ों में मत खाओ, लेकिन वहाँ है ही उसके पास, वही लेके वही जा रहा है। जागरूकता की आवश्यकता है। एक तो ले जाना आसान है जी, बिल्कुल, कंप्रेस करके रखना आसान है, बिल्कुल। और जल्दी से एक निकाल करके दे देना आसान है। पत्तल वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुल्हड़ बड़ा भारी हो जाएगा। रेल में बहुत कोशिश की गई कि रेल में सिर्फ कुल्हड़ ही चले। कई मिनिस्टर्स ने अपनी जी जान लगा दिए, 2 मिनिस्टर जो बिहार के हैं उन लोगों ने जी जान लगा दिए कुल्हड़ ही चले, नहीं चला पाए, इसलिए कि उसको ढूंढना, उसको ले करके जाना। इवन जो स्टॉल है, स्टॉल पर कुल्हड़ में नहीं देते हैं, स्टॉल पर प्लास्टिक वो में देते हैं जी। तो गवर्नमेंट की सख्ती हमको बहुत बुरी लगने लगती है इन सब मामलों। किसी मामलों में मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए जी, मैक्सिमम जो है पब्लिक को खुद से समझना चाहिए चीज़ों को। बिल्कुल नहीं, लेकिन सरकार उसमें एक बहुत क्रिटिकल काम कर सकती है, जो कि हर जगह होता है, कि आप उस चीज़ पे थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाइए। इतना सस्ता क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल। जब थोड़ा महंगा होगा तभी सब्स्टिट्यूट पे भी लोग काम करेंगे। आफ्टर ऑल प्लास्टिक आया क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें, लकड़ी मिलनी बंद हो गई, लोहा महंगा था, तो एक सस्ता चीज़ आ गया, वो चल पड़ा। तो उसको आप उतना सस्ता क्यों रहने देते हैं? उसको प्रोडक्शन स्टेज पे ही उसको टैक्स लगाइए, और उस टैक्स को आप म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह को दीजिए ताकि वो उसके डिस्पोजल में उसको इस्तेमाल कर पाए। उसको डायरेक्ट टाई अप कीजिए। अगर आप अच्छा डिस्पोजल करते हैं तो उस टैक्स का आपको एक ये मिलेगा, तो पूरा चेन उसका बनेगा, और इस्तेमाल करने वाले भी फिर सब्स्टिट्यूट की तरफ देखेंगे। अगर आप किसी चीज़ को बहुत सस्ता रखिएगा तो उसका कितनी भी अवेयरनेस होगी, उसका मिसयूज़ होगा। आप यूरोप अमेरिका के लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी सब समझदार भी हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी देखिए हमसे 50 गुना ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर सरकार उसको टैक्स करके उसके रिसाइकलिंग का और उसके डिस्पोजल का प्रॉपर इंतजाम रखा हुआ है। तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है कि टैक्सेशन के माध्यम से सरकार कर सकती है, और उस पर शायद बहुत सारा लोगों को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। पहले सिरप्स आते थे जी, ये शीशे के बोतल में। पहले वो क्या नाम है आपको, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं कैप्सूल्स
वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आते थे शीशे में। ये क्या नाम है, होम्योपैथी का मेडिसिन जो है वो शीशे में आता था, अब वहाँ सब जगह प्लास्टिक से बदल गया है। हम ये कह रहे हैं कि जब खून आप प्लास्टिक में रख रहे हैं और कितना दिन रहेगा ये पता नहीं है, एक्सपायर होने के पहले तक तो रह ही सकता है, जब तक एक्सपायर नहीं होता है वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आपने टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की, सब कोशिश की जी। आप कह रहे हैं कि मांगुर मछली में है, उसके अलावा सभी मछलियों में होगा। बिल्कुल। कैसे मछली खाने से कैसे मना कर देंगे लोग, मछली मत खाओ? हाँ, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह की एडवाइजरी इशू हो रही है आजकल, खासकर क्योंकि प्लास्टिक जो करीब 2200 ट्रक लोड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक पानी में डंप किया जा रहा है पूरी दुनिया में डेली। और वो कहाँ है? तो मोस्टली कोस्टल एरिया में होता है या नदियों में हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आया है, आपने भी देखा होगा कि जापान में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में उनके कोस्टल एरिया जब ज़्यादा पोल्यूट हो जाते हैं या कुछ टाइड इस तरह की चलती है कि प्लास्टिक उस तरफ आ जाती है, तो वहाँ के मछली इतने ज़्यादा कंटेमिनेट होते हैं कि वो एडवाइजरी इशू करते हैं कि आजकल इन मछलियों में या सभी मछलियों में 5 ppm से ज़्यादा जो है प्लास्टिक्स पाया जा रहा है, इसलिए लोग ना खाएं। या मछली मारने पे जो है पाबंदी लगा देती है कि आप 100 किलोमीटर के अंदर मत मछली मारिए, वहाँ की मछलियाँ कंटेमिनेटेड हैं, आप अंदर जाइए, डीप जाइए। फिर उससे चीज़ें महंगी होती है, या उसके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं मछली के दूसरे, तो वो महंगी होती है। लेकिन ये हेल्थ को बचाने के लिए तो करना पड़ता है। जो आप दोनों को जानकारी के लिए, झारखंड को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर एक मॉस्किटोज आया, वो आया कि इससे मच्छर नहीं काटे, क्योंकि मलेरिया फलेरिया बहुत चल रहा था, लोगों ने उसका मछली मारने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जाल बना करके। मच्छरदानी नहीं लगाया, मच्छरदानी ले जरूर गए, इसलिए फ्री में मिल रहा था। अब पूरा कंटेमिनेटेड हो गया पानी वहाँ का। बिल्कुल। मछली जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। बिल्कुल। उसी का। तो हम दिक्कत ये है कि हम किस पैमाने पर समझाने की कोशिश करें। पंचायती राज व्यवस्था है, उस पैमाने पर समझाने की कोशिश करें। स्कूली शिक्षा है, उस पैमाने पर समझाने की कोशिश करें। धर्म गुरु है, धर्म गुरुओं का हमको लगता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए धर्म गुरुओं की बात आज भी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, तो उनका इस्तेमाल हो, वो लोगों को समझाए बुझाए, पहले उनको समझ में आए तब वो समझाए बुझाए। इसलिए कि तमाम जगह प्रसाद उसी में मिल रहे हैं, बहुत कम जगह है जहाँ दोने में मिलता है। हम ले भी जाते हैं चढ़ावे की, तो उसी लगभग उसी में ले जाते हैं, प्लास्टिक में ले जाते हैं, उसी तरह की चीज़। तो चीज़ हल क्या है, रास्ता क्या निकलेगा? जैसे कि एक चीज़ बताया हमने कि छाई का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, इसलिए कि लगा कि भाई अगर ये नहीं हटेगा तो कारखाना अब बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं कि वो 1000 हटा करके दूसरी जगह से उसको 1000 डाल दिया गया। तो वही इस्तेमाल अगर होना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कैसे मछली, एक मछली का आपने वो किया, हजारों मछलियों में है जो वेराइटीज़ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बाकी मछलियों में भी देख रहे हैं, खेत में हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उससे भी बड़े पैमाने पर डाल रहे हैं फर्टिलाइजर। नहीं, हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक भी है, फर्टिलाइजर भी है, कीटनाशक भी है, तीनों चीजें हम डाल रहे हैं, और तीनों से जो निकल करके आ रहा है वो हम खा रहे हैं, है ना। एक चीज़ मैं आम श्रोता के लिए बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक के भी बहुत सारे कैटेगरी और वैरायटी है। और जैसे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की, तो या आप देखिएगा कि आजकल मोस्टली प्लास्टिक्स पे, यहाँ भी दूसरे देशों में तो और भी ज़्यादा, उसमें हैजार्ड लेवल दिया होता है, और 1 सिंगल यूज है, डबल यूज है, क्या है लिखा हुआ है। भैया हम पढ़ते कहाँ है उसको, कितना पढ़ते हैं? नहीं, मैं अपने पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। बोतल पे जो लिखा रहता है पानी की बोतल, हम कितना पढ़ते हैं? मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, इससे गलत संदेश भी जा सकता है। उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो ऐसा सर्टिफाइड है कि उसमें एटलीस्ट 3 साल 4 साल तक जो है उसे कंटेमिनेट ब्लड नहीं होगा। अब कोई अगर नकली यूज कर ले वो अलग बात है। मैं आपकी बात समझ गया। वही डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ऐसा है, फिर वो डॉक्टर कहते नहीं ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ होगा। यहाँ ये कंफ्यूजन। हमारा समय खत्म हो रहा है, लास्ट कंक्लूजन में हम आ रहे हैं। 1 मिनट में अगर कोई बात आप कह सकती हैं तो। अगर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है झारखंड में, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तरीके से तो हम लोग अपने कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर ही सकते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन कर ही सकते हैं। जिन चीज़ों में बहुत अति आवश्यकता है वहाँ पे हम यूज़ करें, लेकिन जहाँ जैसे टूथब्रश वगैरह है, ये सबको गवर्नेंस भी घुसना चाहिए, बिल्कुल घुसना चाहिए। बिना उसके कोई उपाय नहीं है। जहाँ लोग बात नहीं मानते हैं, मनाने का कोई उपाय होना चाहिए, पहले समझाने का उपाय होना चाहिए कि स्कूल से लेकर पंचायती राज संस्थाओं तक को ये जिम्मा दिया जाए। बिल्कुल, है ना। और जो भी स्कूलों में डिसर्टेशन, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, उन पे इन सभी मुद्दों को ज्यादा उठाया जाए, काम कराया जाए। और जो अभी स्कूली बच्चों को अगर हम टारगेट करेंगे तो कल को आने में 10 साल में वो बड़े हो जाएंगे, तो शायद इस चीज को गंभीरता से लें और शायद इस पे शोध हो सके, आगे बात बन सके। हाँ,
पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से अगर फिल्मों के इन माध्यम चीज़ों से को ज़्यादा फिल्मों के फिल्में ज़्यादा माध्यम प्रभावित से, करती हैं। अगर दिखाया जाए जनता को या एडवर्टीजमेंट्स के भी माध्यम से कि किस तरह से हमारा ब्लड, जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड जो है उसके आसपास प्रोटीन जमा हो जाता है और जाके धमनी को उससे रोकता डर है। लगेगा तो इस तरह की चीज़ों को, जैसे तंबाकू वाले में आया ना कि अब 65% पे आपको देना पड़ेगा कि साहब उसके क्या खतरे हैं और भयानक उसमें फोटो छापे जाते हैं, तो काफ़ी कम हुआ है उससे। तो जैसे सिगरेट पीने को हम लोगों ने बहुत कम कर दिया, उसी तरह से प्लास्टिक के मिसयूज़ को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में अगर प्रचार प्रसार किया जाए तरह तरह से, इसकी जागरूकता की जाए, साइंस पार्क्स बनाए जाएं जहाँ तहाँ। हमारे यहाँ मंदिर तो बहुत बन रहे हैं लेकिन साइंस पार्क, साइंस ऑडिटोरियम्स नहीं बन रहे हैं, वहाँ जाके बच्चों को थोड़ा सा दिखाया जाए, ऑडियो विजुअल बनाया जाए। तो ये वैज्ञानिक चेतना से जो है संबंधित है, और जितना ज़्यादा हम लोग साइंस के बारे में बताएंगे लोगों को, बच्चों को, उसका लिटरेचर सुलभ कराएंगे, ऑडियो विजुअल सुलभ करवाएंगे, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। चलिए, आप भी चेतिए, हम भी चेतें, सरकार भी चेते, तीनों मिलकर के चेतें और इस प्लास्टिक से मुक्ति पाएं। इसी उम्मीद और कामना के साथ बीच बहस में आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।